दिल्ली के एक छोटे से गांव में एक विधवा औरत जिसका नाम कोमल था, वो अपनी बेटी रानी के साथ रहती थी। कोमल के पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी कोमल के कंधों पर आ गई। कोमल पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन वो बहुत ही मेहनती थी। वो दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी और घर आकर अपनी पुरानी सिलाई मशीन से कपड़े सिला करती थी। यही सबसे उसके घर का गुजारा चलता था। कोमल ने अपनी बेटी रानी को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब रानी बड़ी हो चुकी थी और सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस स्कूल की ज्यादातर लड़कियां अमीर थी। उन लड़कियों को देखकर रानी को उनसे बहुत ही जलन होती थी। रानी उन लड़कियों के पास जो भी सामान देखती उसी को लेने के लिए अपनी माँ से जिद किया करती थी। एक दिन की बात है, रानी स्कूल से घर आकर अपनी माँ कोमल से बोलती है, माँ मुझे भी सुंदर सी स्मार्ट वॉच चाहिए। स्मार्ट वॉच? हाँ माँ, क्लास में सभी लड़कियाँ सुंदर सुंदर स्मार्ट वॉच पहन कर आती हैं। मुझे भी एक सुंदर सी स्मार्ट वॉच दिला दो ना माँ। अच्छा ठीक है बेटी, मैंने गुल्लक में कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, तुम उन्हीं पैसों से अपने लिए स्मार्ट वॉच खरीद लेना। इतना बोलकर फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई कोमल ने गुल्लक तोड़कर रानी को स्मार्ट वॉच खरीदने के लिए पैसे दिए। रानी उन पैसों को लेकर खुशी खुशी स्मार्ट वॉच खरीदने मार्केट में चली गई और अपने लिए एक सुंदर सी महंगी स्मार्ट वॉच खरीद ली। फिर अगली सुबह रानी अपनी नई स्मार्ट वॉच पहनकर जब स्कूल पहुंची तो सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे जरा देखो इस फकीर महारानी को, आज तो स्मार्ट वॉच पहन कर आई है। इसे पहनकर तू हमें टक्कर देने चली है क्या? अरे वाह रानी, एक बात तो बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए स्मार्ट वॉच खरीदने के लिए, या फिर तेरी माँ कहीं से मांग कर लाई है? ऐसे ही एक एक करके सभी लड़कियों ने रानी का खूब मजाक उड़ाया। सभी की बातें सुनकर रानी गुस्से से बोली, तुम सब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, समझी? ये स्मार्ट वॉच मैं खुद खरीद कर लाई हूँ और इसके पैसे मुझे मेरी माँ ने दिए थे। अपनी गरीब माँ से कहकर अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा और सैंडल भी खरीद ले। अगले हफ्ते नया साल आने वाला है और नए साल की खुशी में स्कूल में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और इस पार्टी में तू अपने फटे हुए ड्रेस और टूटी हुई चप्पल पहनकर मत आ जाना, वरना हम तुझे धक्के मारकर न्यू ईयर की पार्टी से निकाल देंगे। ठीक है, अब तुम सब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तुम लोगों को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड है ना? देखना तुम्हारा घमंड मैं चकनाचूर कर दूंगी और न्यू ईयर की पार्टी में सबसे सुंदर लहंगा और सैंडल मैं ही पहन कर आऊंगी। देख लेना तुम सब। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद रानी गुस्से से घर लौटी। अपनी बेटी का उतरा हुआ मुँह देखकर कोमल उससे बोली, रानी बेटी क्या बात है, तू इतनी गुस्से में क्यों है? क्या स्कूल में किसी ने तुमसे कुछ कहा है? माँ अगले हफ्ते स्कूल में न्यू ईयर की पार्टी है। माँ उसी के लिए तुम मुझे एक लहंगा और सैंडल दिला दो। आज स्कूल में सभी लड़कियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। मैं उन्हें नीचा दिखाना चाहती हूँ माँ, और मैं इस न्यू ईयर की पार्टी में उन सभी लड़कियों से सुंदर दिखना चाहती हूँ। रानी की बात सुनकर कोमल अपनी बेटी से बोलती है, बेटी हमारे पास जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। दूसरों की चीजों को देखकर जिद करना छोड़ दो बेटी, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन माँ आपने मुझे इतने सालों से दिया ही क्या है? छोटी छोटी चीजों के लिए भी मुझे इतना तरसना पड़ता है। फटे पुराने कपड़े और टूटी हुई चप्पल में मैं हमेशा खुश रहूं? आखिर कब तक माँ, आखिर कब तक? इतना बोलकर रानी गुस्से से हॉल में जाकर बैठ गई। ये देखकर कोमल बहुत दुखी हुई, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे कि वो अपनी बेटी को नया लहंगा और सैंडल दिला सके। फिर कुछ देर सोचकर कोमल अपनी बेटी से बोली, बेटी दुखी मत हो, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं नए साल से पहले ही तुम्हें नया लहंगा और सैंडल दिला दूंगी। चलो अब जल्दी से हंसकर दिखाओ।
इतना सुनते ही रानी बहुत ही खुश हो जाती है। क्या सच में माँ? पर इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाओगी माँ? बेटी, पैसों की चिंता तू मत कर। चल अब जल्दी से खाना खा ले, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। मैं तब तक कपड़े सिल लेती हूँ। मुझे 1 हफ्ते से पहले ही उन्हें सिलकर तैयार करना है। इतना बोलकर कोमल मशीन पर बैठकर कपड़े सिलने लगी। कपड़े सिलते सिलते रात हो जाती है, लेकिन कोमल लगातार कपड़े सिले जा रही थी। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। कोमल ऐसे ही 6 दिन बिना आराम किए और सोए दिन रात काम करती रही, ताकि वो अपनी बेटी के लिए लहंगा और सैंडल खरीद सके। दिन रात लगातार काम करने की वजह से कोमल की तबीयत खराब हो गई, लेकिन वो बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसे कपड़े सिलकर इस बार बहुत ज्यादा पैसे मिले थे। पैसे जमा हो जाने के बाद कोमल अपनी बेटी को पैसे देते हुए बोली, रानी बेटी, ये लो पैसे। बेटी, जाओ बाजार, अपने लिए सुंदर सा लहंगा और सैंडल खरीद लो। माँ, आप सच में बहुत अच्छी हो। मुझे पता है माँ, आपने मेरे इस लहंगा और सैंडल के लिए दिन रात एक करके मेहनत की है। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। ये कहते हुए रानी ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। उसके बाद माँ से पैसे लेकर रानी बाजार चली गई। रानी के घर से बाजार के बीच एक सुनसान रास्ता था। रानी जब उस रास्ते से गुजर रही थी, तभी एक बदमाश उसके सारे पैसे छीनकर वहाँ से भाग गया। फिर रानी जोर जोर से रोने लगी। अरे चोर चोर, कोई पकड़ो इसे, इसने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। अब मैं न्यू ईयर की पार्टी में क्या पहन कर जाऊंगी? फिर से सभी लड़कियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। माँ ने बहुत ही मुश्किल से दिन रात काम करके मेरे लिए पैसे जोड़े थे। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? ये कहते हुए रानी रोने लगी। तभी उसे कुछ दूरी पर एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। ये देखकर रानी अपने आंसू पोंछते हुए उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। क्या हुआ अम्मा? आप बड़ी परेशान लग रही हो। बेटी, क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकती हो? दरअसल मेरे पैरों में चोट लगी है, जिसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। हाँ अम्मा, क्यों नहीं, पर आपका घर कहाँ है? वहाँ ऊपर बादलों में। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? आपका घर बादलों में है? हाँ बेटी, क्योंकि मैं एक परी हूँ और मुझे धोखे से एक जादूगरनी ने बुढ़िया बना दिया है। अगर शाम होने से पहले मैं अपने जादुई लहंगा और पर्स के घर में नहीं पहुँची, तो मैं वापस परी कभी नहीं बन पाऊंगी और न ही अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर पाऊंगी। पर परी अम्मा, शाम तो होने वाली है, पर मैं आपको आपके घर तक कैसे ले जाऊंगी? मेरे पास तो कोई पंख भी नहीं है और ना ही कोई जादुई शक्तियाँ हैं। रानी बेटी, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है। उस तालाब के पीछे जादुई सीढ़ियाँ हैं, जो बादलों की ओर जाती हैं। बस तुम मुझे जल्दी से किसी तरह मेरे घर तक ले चलो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है बेटी। ठीक है अम्मा। इतना कहकर रानी उस बूढ़ी अम्मा को एक छोटी सी गाड़ी पर बिठाकर उस तालाब के पास पहुंची, जहां वो जादुई सीढ़ियां थी। फिर रानी उन सीढ़ियों से बड़ी ही मुश्किलों से उस बूढ़ी अम्मा को बादलों के पास ले गई। बादलों के ऊपर पहुंचते ही रानी को वो जादुई लहंगा और पर्स का घर दिखाई दिया। तभी वो बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने शाम होने से पहले मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। ये कहकर उस बूढ़ी अम्मा ने जैसे ही जादुई लहंगे और पर्स के घर में कदम रखा, वो एक सुंदर परी में बदल गई। उसके बाद वो परी जादुई पर्स के घर में गई, जहाँ जाते ही उस परी की सारी शक्तियाँ उसे वापस मिल गई। फिर परी खुश होते हुए रानी से बोली, सच में रानी, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने आज मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। पर रानी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है?
रानी ने उदास होते हुए परी को अपनी सारी बात बताई। सारी बात सुनकर परी मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। तभी वहाँ चमचमाता हुआ एक लहंगा और सैंडल प्रकट हो गया। ये लो रानी, जादुई लहंगा और सैंडल। तुमने मेरी मदद की और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। ये जादुई लहंगा और सैंडल तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेंगे। लेकिन मेरी एक बात को ध्यान में रखना, कभी भी जादुई लहंगा और सैंडल से लालच में आकर इसका गलत फायदा मत उठाना, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जादुई लहंगा और सैंडल पाकर रानी बहुत ही खुश होती है। वो परी का धन्यवाद कर उन सीढ़ियों के रास्ते वापस अपने घर आ जाती है। घर आकर रानी अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सब सुनकर कोमल बोलती है, बेटी, ये जादुई लहंगा और सैंडल तो बहुत ही सुंदर है। तुम इसे पहनकर बिल्कुल परी लगोगी। हाँ माँ, देखना न्यू ईयर की पार्टी में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। उसके बाद अगली सुबह रानी जादुई लहंगा और सैंडल को पहनकर अपने स्कूल के न्यू ईयर की पार्टी में चली जाती है। रानी का इतना सुंदर लहंगा और सैंडल को देखकर स्कूल की सभी लड़कियाँ बोलती हैं, अरे वाह रानी, तुम्हारा लहंगा और सैंडल तो बहुत ही सुंदर है। हमने इतना सुंदर लहंगा और सैंडल किसी भी मार्केट में नहीं देखा। आखिर तुमने इसे कहाँ से खरीदा है? हाँ रानी, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, एकदम राजकुमारी की तरह। जो लड़कियाँ कल तक रानी की गरीबी का मजाक उड़ा रही थी, उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रानी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये नया साल रानी के लिए बहुत ही खास था। पार्टी खत्म हो जाने के बाद रानी जब घर आई तो उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। रोते हुए रानी अपनी माँ से बोली, माँ, आपकी तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है, मुझे माफ कर दो माँ। अरे पगली, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन माँ, बिना दवाई के आप कैसे ठीक हो जाओगे? घर पर तो दवाई लाने तक के पैसे भी नहीं है माँ। तभी रानी को परी की बात याद आती है और फिर वो अपने जादुई लहंगा और सैंडल से बोलती है, हे जादुई लहंगा और सैंडल, मुझे मेरी माँ की दवाई के लिए कुछ पैसे दे दो। रानी के इतना बोलते ही उन लहंगे और सैंडल से रुपयों की बारिश होने लगती है। ये देखकर रानी हक्की बक्की रह जाती है। फिर उनमें से कुछ पैसे लेकर रानी अपनी माँ के लिए दवाई लाती है। माँ को दवाई देने के बाद रानी मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये जादुई लहंगा और सैंडल ले दो, मेरी इच्छा 1 मिनट में ही पूरी कर दी। अब मैं अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। हे जादुई लहंगे और सैंडल, मेरा टूटा फूटा सा घर एक सुंदर से बंगले में बदल दो। रानी के इतना कहते ही उसका टूटा फूटा घर एक आलीशान बंगले में बदल जाता है। उस बंगले में उसके ऐशो आराम की सभी चीजें मौजूद थी। ये देखकर रानी खुशी से झूमते हुए बोली, अब मेरे पास हर चीज होगी जिसके लिए मैं बचपन से तरसती आई हूँ। अब देखती हूँ कौन मुझे नीचा दिखाता है। नहीं बेटी, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। जितना मिला है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन माँ, मैं तो बस अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहती हूँ। अब आपको भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। अब आप बस महारानियों की तरह घर पर आराम कीजिए। आपको जो भी चाहिए आप मुझसे कह दीजिए। मैं अपने जादुई लहंगे से मांगकर आपको वो सारी चीजें दे दूंगी। अपनी माँ के लाख समझाने के बाद भी रानी उन जादुई लहंगा और सैंडल से अपने लिए बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े, कीमती गहने और महंगी कार मांगती है। कुछ ही दिनों में रानी लालच में इतनी अंधी और घमंडी हो जाती है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ी औरत रानी के बंगले में आती है और उससे बोलती है, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बेटी, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। तभी रानी गुस्से से लाल होते हुए बोलती है, क्या कहा बुढ़िया? चल निकल यहाँ से, चल भाग यहाँ से। मेरे बंगले में कदम रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा, चल निकल यहाँ से।
बेटी, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम मुझ गरीब को खाना देने से मना कर रही हो। क्या बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? अभी के अभी यहाँ से निकल जा, वरना धक्के देकर यहाँ से भगा दूंगी। लगता है रानी, तुम लालच में इतनी अंधी हो गई हो कि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। रानी, मैं वही परी हूँ जिसने तुम्हें जादुई लहंगा और सैंडल दिया है। मुझे लगा था कि तुम इसका इस्तेमाल गरीब और बेसहारा लोगों के लिए करोगी, लेकिन तुमने इसका इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ के लिए किया है। इसलिए मैं अपना जादुई लहंगा और सैंडल तुमसे वापस लेने आई हूँ। इतना कहते हुए वो बूढ़ी औरत परी में बदल गई और रानी से अपना जादुई लहंगा और सैंडल लेकर वहाँ से चली गई। और परी के जाते ही रानी का घर आलीशान बंगले से वापस टूटे फूटे घर में बदल गया और उसके पास जो कुछ भी ऐशो आराम की चीज थी वो सब कुछ गायब हो गया। ये देखकर रानी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ कि उसने लालच और घमंड में आकर अपना सब कुछ गवा दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। सब मेरी गलती है, मैं लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने सब कुछ अपने हाथों से गवा दिया। बेटी, रो मत, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना? मैं इसी में बहुत खुश हूँ। लेकिन माँ, तुमने सही कहा, हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगी माँ, मेरे पास जितना है मैं उसी में खुश रहूँगी। इतना बोलते हुए रानी ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और उस दिन के बाद से रानी बिना लालच के अपनी माँ के साथ मेहनत करके प्यार से रहने लगी। चमन अपने गांव के मुखिया के घर माली का काम करता था और उसकी पत्नी विनीता घर में ही रहकर सिलाई का काम करती थी। वो गांव के लोगों के कपड़े सिलती थी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते थे ताकि वो अपनी गृहस्थी की गाड़ी को सही से चला सके। उनके परिवार में उनकी 6 साल की बेटी सूची और बूढ़ी बीमार माँ के साथ में रहते थे। एक रोज चमन मुखिया की हवेली से काम करके लौटता है तो विनीता उसके लिए नींबू पानी बनाकर लेकर आती है। ये लीजिए जी, शरबत पी लीजिए। धूप में काम करके थक गए होंगे ना? विनीता, हम गरीबों के लिए गर्मी, सर्दी, बरसात कोई भी मौसम सही नहीं होता। गरीबों को तो हर मौसम में मार झेलनी ही पड़ती है। सही कहा जी। अच्छा, मैं बाजार जा रही हूँ। आज सिलाई से कुछ पैसे मिले थे, उनसे माँ जी की दवाइयाँ ले आती हूँ। चमन को बागवानी का बड़ा शौक था। वो सेठ जी के यहाँ जो तरह तरह के फूल लगे थे उनके कुछ बीज अपनी क्यारी में लाकर बो देता है और रोज उनमें पानी देने लगता है। कुछ ही दिनों के बाद उसकी क्यारी में बड़े ही सुंदर सुंदर फूल लगने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह बाबा, इन फूलों से तो कितनी अच्छी महक आ रही है और ये दिखने में भी कितने सुंदर हैं। फिर चमन किसी काम से वहाँ से चला जाता है। हाँ सूची, इन फूलों में तेरे बाबा की मेहनत जो लगी हुई है। माँ, कल शिवांगी दीदी की शादी में हम सब जा रहे हैं ना, तो मैं वहाँ पर कौन से कपड़े पहन कर जाऊँ? बेटी, बक्से में तेरा जो गाउन रखा है तू उसे पहन कर जाना। नहीं माँ, हर शादी में मैं वही पहन कर जाती हूँ। पिछले 3 साल से मैं हर दिवाली, शादी और यहाँ तक कि अपने और अपनी सहेलियों के जन्मदिन में भी उसे ही पहनती हूँ। अब मुझे नए कपड़े दिलवाओ, मैं उसे नहीं पहन कर जाऊंगी। विनीता ये सुनकर दुखी हो जाती है। अरे बहू, वो इतना कह रही है तो उसे नए कपड़े दिलवा दो ना। माँ जी, नए कपड़ों के लिए पैसे नहीं है। जो पैसे थे उनसे घर का राशन और आपकी दवाइयाँ आ गयी। तो फिर ठीक है माँ, मैं भी शादी में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। सूची रोते हुए वहाँ से चली जाती है। विनीता को अपनी बेटी का टूटा दिल देखकर दया आ जाती है। फिर वो अपना एक पुराना भारी दुपट्टा निकालती है जो कि एकदम फीके रंग का होता है।
अरे ये दुपट्टा तो बहुत फीके रंग का है। अब इसमें ऐसा क्या करूं कि ये रंग भरा हो जाए। तभी विनीता की नजर अपने बगीचे में लगे रंग बिरंगे फूलों पर जाती है। वो उन फूलों को तोड़ती है और उस दुपट्टे पर सिलाई करने बैठ जाती है। उस फीके दुपट्टे को काटकर वो उसकी चोली और लहंगा बना देती है। फिर वो तरह तरह के रंगीन फूलों को लगाकर उनसे बहुत ही सुंदर लहंगा बनाती है और दरवाजे की दहलीज पर बैठी हुई सूची के पास ले जाकर कहती है, देख सूची, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या बनाया है। तेरे लिए नया फूलों का लहंगा। ये तो बहुत ही सुंदर है माँ, और इन फूलों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये तो मुझे बहुत पसंद है। सूची अगले दिन शादी में वही लहंगा पहन कर जाती है। उसका लहंगा देखकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह सूची, तेरा लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये तो दुल्हन के लहंगे से भी ज्यादा अच्छा है। सच में मुझे भी अपने लिए ऐसा ही लहंगा लेना है। तुमने इसे कहाँ से खरीदा है? अरे मैंने इसे खरीदा नहीं है, ये तो मेरी माँ ने मेरे लिए सिला है। क्या सच में? विनीता, ये फूलों वाला लहंगा तुमने बनाया है? कुछ दिनों में इसकी मौसी की शादी है। मैं चाहती हूँ तुम उसकी शादी के लिए ऐसा ही एक ब्राइडल लहंगा तैयार करो और एक मेरी बेटी के लिए भी ऐसा ही लहंगा बनाओ। जितने भी पैसे लगेंगे तुम मुझे बता देना। फिलहाल ये रखो एडवांस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी उस शादी में सूची के लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं। शादी में ही विनीता को ढेरों ऑर्डर मिल जाते हैं। ये देख विनीता और चमन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। विनीता उन एडवांस मिले पैसों से बाजार से कुछ कपड़े खरीद कर लाती है। फिर उनमें अपने बगीचे के फूलों से सिलाई करती है और ब्राइडल वाले लहंगे पर लाल गुलाबों के फूल से सिलाई करती है। ये लीजिए जी, सभी 120 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप इन्हें ग्राहकों के घर पहुंचा दीजिए। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम माँ जी का इलाज अच्छी जगह पर करवाएंगे और अपनी सूची के लिए नए नए कपड़े खरीद सकेंगे। सही कहा विनीता, अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अब विनीता के बनाए हुए फूलों वाले लहंगे को हर कोई दुल्हन हो या रिश्तेदार शादी और पार्टियों में पहनना चाहते थे। अब तो उसे शहरों से भी कई ऑर्डर आने लगे। देखते ही देखते उसकी खूब कमाई होने लगी। चमन ने भी मुखिया का काम छोड़ दिया। अब वो खुद के फूलों के बगीचे में नए नए फूल उगाता, जिससे विनीता लहंगे बनाती। कुछ सालों में ही उन्होंने गांव में ही अपना एक बड़ा सा शोरूम खोल लिया, जहां शहरों से और दूसरे राज्यों से लोग उसके लहंगे खरीदने आते हैं। अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थी और वो काफी ज्यादा अमीर हो गए थे। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।